सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर्स को डिस्कस किया था। फिर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेट को देखा था, कैसे रेट को डिटरमिन करते हैं। उसके बाद बच्चों हमने देखा था मेथड क्या होते हैं। दो तरह के मेथड पढ़े थे, एक फिजिकल मेथड, एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इफेक्टिव प्लेयर। जो मॉलिक्यूल्स के इफेक्टिव प्लेयर के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। या हम नॉर्मली कहते हैं किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की मिकदार चाहिए दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों एक्सप्लेनेशन में आज जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं तो उनके दरमियान में प्लेयर होता है। वो जो प्लेयर होता है जब वो टकराते हैं वो प्लेयर दो तरह का होगा, या तो वो इफेक्टिव होगा या वो इनइफेक्टिव होगा। इफेक्टिव प्लेयर क्या होता है जिसमें उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाए और उनके जो एक दूसरे के साथ टकराने की जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जहां पे बॉन्डिंग बनना है, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव प्लेयर। तो जिससे हमारे पास वो प्रोडक्ट में चले जाते हैं। और इनइफेक्टिव प्लेयर क्या होता है जब वो किसी बेतरतीबी से टकराया और उनकी एनर्जी भी इतनी एनर्जी ना हो कि वो जो उनकी रिक्वायर्ड एनर्जी है इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स को वो अटैच हो सके, तो वो हमारे पास जो इनइफेक्टिव प्लेयर होता है। प्लेयर में भी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव डिपेंड अपॉन द एनर्जी। इफेक्टिव प्लेयर गिव टू राइज द प्रोडक्ट एंड द इनइफेक्टिव प्लेयर बाउंस बैक। तो हमारे पास इफेक्टिव प्लेयर जो होगा वो हमें प्रोडक्ट देगा, इनइफेक्टिव प्लेयर में बाउंस बैक हो जाएंगे, दोबारा मॉलिक्यूल अपनी सेम पोजीशन में आएंगे। इफेक्टिव प्लेयर टेक प्लेस होता है जब हमारे पास उनके अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट होती है और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है। मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंट होता है, यानी हमारे पास ए और बी एक मॉलिक्यूल है, तो ये जब इस तरह आपस में टकराते हैं तो हमारे पास इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये इनका इफेक्टिव प्लेयर होगा। अगर हमारे पास ये हमारे पास बी यहां भी इस तरह टकराएंगे तो इससे हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट जो है ये नहीं बनेगी। जब ये नहीं बनेगी इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या हम कहते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमारे पास एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का बनना है तो ये इसके साथ वजूद में नहीं आएगी, उनकी ओरिएंटेशन बॉन्ड की ब्रेकेज और यहां पे डॉक्टर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं और एट द फाइनल स्टेज में हमारे पास एक्टिवेशन से हमें क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों ये बहुत अनस्टेबल होता है बिकॉज़ द ऑल जिसमें हमारे पास ऑल एटम इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में और मैक्सिमम उनकी यहां पे जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए होता है, लॉन्ग शॉर्ट लिव स्पीशीज होती हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है कि उसी वक्त इसमें इमीडिएटली प्रोडक्ट में चेंज करता है। इट हैज अ ट्रांजिशन दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये कुछ ही भाग के लिए होता है, ये ट्रांजिशन फॉर्म में होता है, इसी वजह से हम इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं, एक बच्चों हमारे में पढ़ा था एंडोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक जो एंडोथर्मिक की जो एनर्जी है रिएक्टर की एनर्जी यहां पे हमारे पास ये एनर्जी है बर्निंग, इस तरह यहां से हमारे पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी उसको EN रिक्वायर्ड है। यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये वाली प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ऑब्जॉर्ब करेगा। जब वो ऑब्जॉर्ब करेगा अब यहां पे हमारे पास ये वाली जो एनर्जी है एक्स्ट्रा के बॉन्ड में एनर्जी को जज़ब कर देगा, ये वाली जो एनर्जी है वो रिलीज कर देगा। अब यहां पे जो हमारे पास एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक होता है उसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ये डेल्टा H इतनी एंथैल्पी है वो क्या करेगा, वो खारिज करेगा। चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो उसको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। हम माचिस को बर्निंग करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं वहां पे उनके दरमियान रेजिस्टेंस से टेंपरेचर प्रोड्यूस होता है। वो टेंपरेचर वो जो माचिस के हमारे पास साल्ट होता है उसको बर्निंग देता है, वो बर्निंग से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है। वो बोला कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के साथ साथ वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, वो हमें हीट भी प्रोवाइड करता है। वो थी बच्चों एक एग्जांपल। उसके बाद द फाइंड द मेथड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के 5 मेथड हैं। सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड डिफरेंशियल सेकंड
थर्ड है हमारे पास डिफरेंशियल मेथड, फोर्थ हमारे पास हाफ लाइफ मेथड, फिफ्थ है हमारे पास वो जो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। हमारी बुक में दो मेथड्स को डिस्कस किया गया है, नंबर 1 है हाफ लाइफ मेथड, नंबर 2 है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। हाफ लाइफ मेथड क्या है बच्चों? इसमें हमारे पास इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो दो रिएक्शन की डिफरेंट लेते हैं, एक रिएक्शन की डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं, इसकी A1 है, दूसरे की हमारे पास A2 इन इक्वेशन को 1 और 2 का नाम दिया और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे T1 ओवर T2 आ जाएगा। तो A की जो पावर है A की 1 into n minus 1, A की जो 2 है A की 2 into n minus 1 है, तो हमारे पास T1 over T2, यहां पे जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में ये आउटसाइड को मूव कर जाएगा, A2 over A1 आ जाएगी, इनकी जो पावर है n-1 सेम आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ये लॉग आ गया, यहाँ पे हमारे पास लॉग ले लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है वो हमारे पास उनके फ्रंट पे आ जाएगा, उनके कोएफिशिएंट में आ जाएगा, यहाँ पे जो पावर है ये कोएफिशिएंट में आ गई, log A2 over A1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है बिकॉज़ हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला फैक्टर इधर डिवाइड हो जाएगा t के नीचे, यहाँ पे ये 1 माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, n 1 प्लस log t1 over t2 into log A2 over A1। यहाँ पे दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान में दो कंसंट्रेशन पे हम क्या कर सकते हैं, दो हाफ लाइफ से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाफ लाइफ से दो हाफ लाइफ से दोनों का ऑर्डर जो है जब उनके इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो हम निकाल सकते हैं। मुझे मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में या हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्शन होंगे, उनमें क्या करते हैं एक ही कंसंट्रेशन में हम कांस्टेंट कर लेते हैं, दूसरे की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और चेक आउट करते हैं कि हमारे रेट पे क्या फर्क हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला रिएक्शन है NO H2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है फाइबर, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए हमने पहले ये n नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया, इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, इनके वैल्यूज को हमने चेंज कर दिया, इसको 0.01 0.02 0.001 0.002 उसका रेट देखिए ये रेट क्या हो गया जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज हो रहा है। अब फिर हमने इसकी वैल्यूज को क्या किया, इनकी वैल्यूज को हमने कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, इसकी वैल्यू 0.063 0.025 0.56। अब इसका मतलब इसकी वैल्यू को भी इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज करता है, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है दोनों पे इफेक्ट करता है और इसका बेसिकली जो रेट होता है वो जो इसका रेट होगा वो दोनों की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसका रेट भी डबल हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या स्क्वायर पे मीन ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, इसकी n की कंसंट्रेशन को इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसका जो रेट है वो भी उतने टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो ये मैनर्स में आ रहा है, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर की फॉर्म में ज्यादा वर्ड है तो इसका मतलब इसका जो NO की जो स्क्वायर पे इफेक्ट करेगा, n तो हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड का डबल होगा और H2 का सिंगल होगा, 2 + 1 ये हमारे पास इसका थर्ड ऑर्डर होगा। या दूसरा हम क्या करते हैं, हम हमारे पास इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर में, इसकी कंसंट्रेशन को तो ये लार्ज होती है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल होती है, जब इसकी कंसंट्रेशन को क्योंकि ये तो बेसिकली सॉल्वेंट में होता है, इसकी कंसंट्रेशन को हम ज्यादा करते हैं तो हमारा रेट भी बढ़ता है, इसकी कंसंट्रेशन तो पहले बहुत लार्ज होती है, इसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो इसका रेट भी कम होगा। इसका मतलब ये है इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट करता है। उसके बाद जो फैक्टर फैक्टिंग होगा रेट ऑफ रिएक्शन 5 फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। पहला है नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की नेचर कैसे है। अब वो जो हर किसी भी रिएक्शन में जो है तो रिएक्टेंट की स्पीड है वो उसके उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा स्लो होगा, उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कितनी एनर्जी से अफेक्टेड है। तो बेसिकली जो रेट है डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, अगर वो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्टिव है तो उसका रेट भी बहुत ज्यादा होगा, अगर वो केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है तो रेट भी डेफिनेटली बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल जब हम ग्रुप 1 में जब हम उसको वाटर के साथ मिलाते हैं, सोडियम मेटल है पानी में हल करते हैं, पानी में मिलाएंगे क्या होता है, पानी में हल कर जाता है। लेकिन ग्रुप 2A है तो कैल्शियम उसको पानी में करेंगे, उसको जो रेट होता है बहुत मॉडरेट, बहुत आसान सा रिएक्शन होता है, कोई एक्सप्लोजन
लेकिन जब हम क्या करते हैं सोडियम के साथ करते हैं बहुत एक्सक्लूसिव रिएक्शन होता है। इसी वजह से इसका जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके वन होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पोजीशन में होता है। उसके बाद कुछ न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन है, तो ये इनका रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का जो रेट होता है वो ज़्यादा स्लो होता है एज कंपेयर टू माइनस सब्सटेंस के साथ। सेकंड था बच्चों, अभी ये जो भी ऑर्बिट है, जो भी ग्रुप है, उसकी कहानी जो है दूसरे के साथ अटैच होने की वो कहानियां रह रही है। हम ये नहीं कह सकते इसका फास्ट ही होगा, इसका स्लो ही होगा, ये हम उनके के नेचर को स्टडी करने के बाद ही बताएंगे कि उनके नेचर कैसे है। उसके बाद कंसंट्रेशन होता है हम जानते हैं कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट के, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा रेट होगा। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम कंबशन करवाएंगे, लकड़ी को जलाएं, अगर हम एयर दे रहे हैं एनवायरमेंटल एयर तो जो रिएक्शन होता है वो बड़ा स्लो होता है, तो क्योंकि उसमें जो एयर होती है हमारे पास वो 21% जो हमने निकाली हुई है चैप्टर नंबर 3 में निकाली थी, कितने परसेंट हवा में कितने परसेंट ऑक्सीजन है 21%, तो उसका जो रेट है वो कम है। लेकिन अगर हम प्योर ऑक्सीजन दें तो उसका रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है, क्यों उसमें प्योर फॉर्म में भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इस वजह से इसका रेट बढ़ जाएगा। या हम ये एग्जांपल देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर प्लस नाइट्रोजन बनती है, तो इसके रिएक्ट में गैसेस, ये गैसें में ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब यहाँ पे ये हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करें, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करें, इसकी इंक्रीज करेंगे, इनका रेट देखते हैं। हमने अभी भी देखा कि दोनों साइड में इसका रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के मकदार को इंक्रीज करने से तो इसका रेट बढ़ता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये बेसिकली रेट के थी। और ये गैसेस फेज में है, तो उसमें जब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मोल है, प्रोडक्ट के कितने हैं, 3 है, प्रोडक्ट के बनने के साथ उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से उसका प्रेशर जो है वॉल्यूम जो है प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो हमने प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो ज़्यादा है वो प्रोडक्ट में जब ज़्यादा करेंगे ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, जब ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा तो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आकर ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। थर्ड बात की मुझे सरफेस एरिया हम जानते हैं सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ मॉलिक्यूल में इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगी। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द रेट बिकम एनहांस हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम ये एल्यूमिनियम फॉयल लेते हैं तो हमें इसको वार्म करना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए। अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर लेते हैं तो वो उसी वक्त बढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम या सॉलिड फॉर्म में होता है, सरफेस एरिया कम होता है पाउडर में, ये पाउडर में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये बेस के साथ इजीली रिएक्ट करके हमें गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठंडे में ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, वॉल्यूम मीडियम में हमारा रिएक्शन होता है। उसके बाद की लाइट हम जानते हैं कंसिस्ट होती है फोटोन से, फोटोन है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो जब ये एनर्जी होती है डिपेंड ऑन होती है कि फ्रीक्वेंसी पे कितना ज़्यादा वो फास्ट मूव करे। व्हेन द रिएक्शन बिकम इरेडिएटेड, जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एनर्जी बिकम अवेलेबल, उनके लिए एनर्जी अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे सनलाइट जो क्या करती है उसकी एनर्जी को एनहांस करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देती है, एक्टिवेशन एनर्जी को उनको जो सफिशिएंट चाहिए वो उसको प्रोवाइड करती है, जिससे रिएक्शन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। मीथेन में क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमारे पास CH3Cl + HCl बनेगा, ये रिएक्शन सनलाइट में ड्यूटी में होता है। चाहे जितनी ज़्यादा मर्जी कंसंट्रेशन ऑफ CH4Cl2 ले लें, रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगी सनलाइट से बढ़ेगा। तो सनलाइट बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हर हाइड्रोक्सिल्वेट मेटल है, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट के, तो ये भी लाइट के प्रोवाइड करने के साथ उसका रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद टेम्परेचर है, हम जानते हैं टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर उसको जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है सफिशिएंट जितनी चाहिए। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन में रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट में चाहिए। जब मॉलिक्यूल कोलिजन ड्यूरिंग द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का नंबर ऑफ कोलिजन, जब नंबर ऑफ कोलिजन टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसका रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने कुछ आज से क्वेश्चन में देखना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद इस चैप्टर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास कैटालिस्ट जो है वो हमने पढ़ने हैं, तो
ये हमारे इस चैप्टर के दो टॉपिक रहते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो